अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने पायरुवेट ऑक्सीडेशन को डिस्कस किया था। आज हम सेलुलर रिस्पायरेशन के थर्ड स्टेप को, जो कि क्रेब्स साइकिल है, डिस्कस करेंगे। क्रेब्स साइकिल एक इंतहाई इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज को कनेक्ट करती है एंड सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में, वो भी इसी स्टेप में होती है, जो इनडायरेक्ट एनर्जी होती है। ग्लाइकोलिसिस में और पायरुवेट ऑक्सीडेशन में इतनी एनर्जी एनएडीएच, एफएडीएच2 एटीपीज रिलीज नहीं होते जितने कि क्रेब्स साइकिल में होते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल जो है इसलिए कहते हैं कि क्रेब एक साइंटिस्ट था जिसने इस साइकिल को डिस्कवर किया था, तो ये साइंटिस्ट के नेम पर है। सिट्रिक एसिड साइकिल भी क्रेब्स साइकिल को कहते हैं। सिट्रिक एसिड इसलिए कहते हैं कि जो इसका फर्स्ट जो प्रोडक्ट है फर्स्ट रिएक्शन का, वो उसमें जो है वो सिट्रिक एसिड या सिट्रेट है। और जो इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, वो इस वजह से कि जो सिट्रेट है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं। यही वजह कि इसके ये 3 नेम्स हैं। अच्छा, ये अब एक साइकिल है जिसमें 8 रिएक्शंस होते हैं। सबसे जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें क्या होता है, ऑक्जेलो एसीटेट, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है जो कि ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट होता है, वो एसिटाइल को ए के साथ कंबाइन करता है। अगर आप लोगों ने मेरी पायरुवेट ऑक्सीडेशन वाली वीडियो देखी हो तो आप लोगों को याद होगा कि एसिटाइल को एक ऐसा कंपाउंड है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है और जो कि पायरुवेट से इसमें कन्वर्ट होता है। तो ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड एंड एसिटाइल को एक 2 कार्बन कंपाउंड, ये दोनों 4 + 6 मिलकर सिट्रेट बना देते हैं जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। चूंकि यहाँ पे एडिशन हो रही है इसलिए यहाँ पर सिट्रेट सिंथेज एंजाइम वर्क करेगा। अब सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जस्ट स्ट्रक्चर की चेंजेस होती हैं, कोई कार्बन वगैरह रिमूव नहीं होता। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है एंड ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। एंजाइम जो यहाँ पर इन्वॉल्व है उसको हम कहेंगे एकोनिटेज। इसके बाद आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड में, अल्फा कीटोग्लूटेरेट। अल्फा कीटोग्लूटेरेट का नेम आप लोगों ने डिफरेंट प्रोसेसेस में सुना होगा बॉडी के, जिसको हम बाद में बाकी वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। आइसोसिट्रेट एक 6 कार्बन कंपाउंड है, जबकि उसको अल्फा कीटोग्लूटेरेट में कन्वर्जन के लिए इसमें डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस भी होता है। इसके अलावा एनएडी एनएडीएच में कन्वर्ट होता है। तो ये जो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है ना, इट मीन्स कि एक कार्बन रिमूव हो रहा है। तो इसकी वजह से 6 कार्बन कन्वर्ट हो गया 5 कार्बन में। और एनएडी एनएडीएच में कन्वर्ट हो रहा है। एनएडीएच जो है ये यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो जहाँ पे भी एनएडीएच एनएडी एनएडीएच में कन्वर्ट हो रहा हो ना, इस किस्म के रिएक्शंस में हमेशा जो है ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं अल्फा कीटोग्लूटेरेट कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनाइल को ए में। अब ये वाला रिएक्शन भी बिल्कुल ऊपर वाली रिएक्शन टाइप ही इसमें मैकेनिज्म है। यहाँ पर देखें एनएडी एनएडीएच में कन्वर्ट हो रहा है, अगेन यहाँ पर ऐसा हो रहा है। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का जब ये कार्बन रिमूव हो जाता है तो अब यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। इस तरह से अगर आप लोग लिंक करके याद रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सा कार्बन कंपाउंड है। और अगर एमसीक्यूज वगैरह में या फिर अगर आपको पाथवे की कोई और कॉन्सेप्चुअल नोट्स बनाने हैं तो आपको याद रहेगा कि कार्बन नंबर जो है वो किसी भी कंपाउंड का कितना है। अब यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो अगेन डीहाइड्रोजिनेज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहा है। अल्फा कीटोग्लूटेरेट डीहाइड्रोजिनेज इसका एंजाइम है। ठीक है, देखिए आइसोसिट्रेट है तो आइसोसिट्रेट सब्सट्रेट के नेम के साथ जस्ट डीहाइड्रोजिनेज लगा है इसके इस तरह से। सक्सिनाइल नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनाइल को ए जो है वो सक्सीनेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब सक्सिनाइल को ए जो सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है, इसका इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है सक्सिनाइल कोए सिंथेज। ठीक है, अब ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा। इस स्टेप में हमारे पास जीटीपी से जीटीपी बनता है। जीटीपी जो है वो ऑलमोस्ट एनर्जी में इक्विवेलेंट होता है एटीपी के। ठीक है, तो वो एटीपी में ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नेम मैं फर्स्ट कमेंट में मेंशन कर दूंगी। एनडीके एंजाइम जो है वो जीटीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। अब सक्सीनेट यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमेरेट में। सक्सीनेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है, फ्यूमेरेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, एफएडीएच2 में कन्वर्ट हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि एनएडीएच की तरह एफएडीएच2 के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ये भी जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस में एटीपीस प्रोड्यूस करते हैं। तो अगेन यहाँ पर इसी टाइप का रिएक्शन हो रहा है, तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सक्सीनेट है। देखिए ये बहुत ईजी है। कुछ लोगों को जो है वो एंजाइम्स के नेम याद रखना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सिंपल सब्सट्रेट के नेम है
उसके साथ जो है जो उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि इसमें डिहाइड्रोजिनेशन और डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है। ज़्यादातर एंजाइम्स के नेम इसी तरह से हैं। और यहाँ पर जो है वो एडिशन हो रही है, तो यहाँ पे सिंथेस है। ओके, अब फ्यूमेरेट, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें फ्यूमेरेट मेलेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें क्या है, ये फ्यूमेरेस एंजाइम इन्वॉल्व है, ये अगेन इसके सब्सट्रेट के नाम के साथ है। इस स्टेप में बेसिकली हाइड्रेशन हो रही है, वाटर इसमें एंटर हो रहा है, ठीक है। तो इससे फ्यूमेरेट जो है वो मेलेट बन गया है। मेलेट जो है वो फिर ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन जो है मेलेट सबस्ट्रेट का नेम है, और NADH में अगेन यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, तो हम इसको मेलेट डिहाइड्रोजिनेस कहेंगे। यहाँ पर एंजाइम इन्वॉल्व होगा। और फिर ये देखें, ये लास्ट स्टेप था। लास्ट स्टेप हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि लीनियर रिएक्शन ये एक साइकिल है जो कि कंटिन्यू रहती है। ऑक्जेलो एसीटेट अगेन वहाँ से आकर ग्लाइकोलिसिस के पायरुवेट ऑक्सीडेशन के एसिटाइल कोए के साथ मिलकर सिट्रेट बनाएगा बाय द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेस। तो इसी तरह से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहती है जब तक हमारे पास ये सबस्ट्रेट्स अवेलेबल हों। अब यहाँ पर अगर आप इसके रिजल्ट्स देख लें, तो इस साइकिल से हमें 3 NADH मिलते हैं, 1 FADH2 मिलता है, 1 ATP मिलता है, एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो एनर्जी वाइज अगर आप देखें तो 3 NADH कितने ज़्यादा हैं, 1 FADH2 आपको पता है 1 NADH जो है वो 3 ATPs के इक्वल होता है, 2.5 ATPs के। 1 FADH2 जो है वो 2 या फिर 1.5 ATPs के इक्वल होता है। तो ये सब जो है हमें क्रैब साइकिल में मिलते हैं। सिर्फ यही नहीं, एक्चुअली आप लोगों की जो क्रैब साइकिल है ना, ये 2 टाइम्स रिपीट होती है सेलुलर रिस्पायरेशन में, क्योंकि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में 1 नहीं बल्कि 2 पायरुवेट आते हैं आखिर में। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, तो आखिर में 3 कार्बन कंपाउंड 1 नहीं 2 आते हैं। तो इसी तरह से पायरुवेट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी 2 टाइम्स रिपीट होता है, एंड क्रैब साइकिल भी 2 टाइम्स रिपीट होती है। उस हिसाब से जो NADH है वहाँ पे 3 नहीं 6 बने हैं, FADH2 2 बनते हैं, एंड ATPs यहाँ पे 2 जनरेट होते हैं। अगर आप मेरी मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट आप विज़िट कर सकते हैं, जिस पर मैंने आप ये सब कुछ डिटेल से बताया हुआ है कि टोटल ATP प्रोडक्शन कैसे होगी सेलुलर रिस्पायरेशन के एंड स्टेप्स में। जो डिफरेंस आता है 36, 38, 32, 30 ATPs का, वो कैसे आता है, और वो सब कैलकुलेशंस भी वहाँ मौजूद हैं। क्रैब साइकिल में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।